बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आपने ये टेस्ट कर लिया होगा और अच्छे तरीके से किया होगा। आपको पता है ना कि इस टेस्ट में 60 MCQs हैं और एक MCQs को आपको पता है सॉल्व करने के लिए UHS जो है वो कितना टाइम देता है, 45 सेकंड देता है। इट डज़ नॉट मीन कि आपने टाइम के साथ देख के 45 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं होता। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी आते हैं जो 1 मिनट में या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो एवरेज हमने 45 सेकंड निकालने हैं, ठीक है। और UHS का जो फाइनल पेपर होता है ना, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उसमें 40 में से कुछ तकरीबन 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, ओके। और बाकी 20 ऐसे होते हैं जो 30 सेकंड में, 40 में, 45 सेकंड में। और उसमें सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ऐसे किसी क्वेश्चन को देखते हैं ना जिसका टाइम लग रहा होता है 1 मिनट से ज़्यादा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डबल स्टेप क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना और ये भी नहीं देखना कि घड़ी के टाइम से देख देख के 45 में एक एक को सॉल्व करना, नहीं। एवरेज टाइम एक क्वेश्चन का 45 सेकंड है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, मोस्टली ऐसे आएंगे, ठीक है। तो बहरहाल आपने टेस्ट कर लिया होगा, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स इस टेस्ट के हैं और इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब जब मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँगा तो देखिएगा आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम्स रह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप टेक्स्ट करें, आप वॉइस मैसेज भेजें, आप क्वेश्चन भेज दें, मैं इंशाल्लाह आपको वो सॉल्व करवाऊंगा और आपकी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, ठीक है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों हमने पढ़े थे। देखें जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डिटेल से पढ़ा है। इस आर्टिकल इधर टाइम है और इधर क्या है जी? वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेस्ट से स्टार्ट होना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। ए बच्चों क्या है जी? ए यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म ए है और दूसरा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो VI क्या है? 0 है जी। बच्चों ए किसके इक्वल था? शाबाश बताइएगा मुझे। ए स्लोप के इक्वल होता है, ऐसा ही है। और अगर ये यूनिफॉर्म है तो इट मीन्स के ग्राफ की स्लोप क्या आएगी? कांस्टेंट। और स्लोप किस चीज़ की कांस्टेंट? किस लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है? स्ट्रेट लाइन की। वेरी गुड। और अगली बात क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। अगर 0 है तो ग्राफ कहाँ से शुरू होना चाहिए? 0 से। और 0 कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। यहाँ 0 है, दिस इज 0। तो फिर स्ट्रेट लाइन लगानी है, 0 से स्टार्ट करनी है। तो एक ही लाइन पॉसिबल है स्ट्रेट जो 0 से स्टार्ट हो, वो क्या है? वो ये वाली लाइन है। देख लें जी, इसमें स्लोप आपके पास क्या है? स्लोप इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। इस तरह का ग्राफ आएगा। तो देखें जी, इस तरह के ग्राफ की ऑप्शन है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, भी पास करेगा। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, नो। टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया तो फिर स्लोप क्या हो जाएगी? 0। स्लोप 0 का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, जबकि एक्सेलरेशन 0 नहीं है। हैविंग नन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो आंसर आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी? आंसर आ गया आपके पास डी, डेल्टा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आप चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? पहली ऑप्शन है लीनियर एक्सेलरेशन 0। चलें जी, इसको देख लेते हैं जी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन में हम कहते थे जी लीनियर एक्सेलरेशन 0 हो तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर अल्फा 0 हो तो ये कौन सा है जी? एंगुलर इक्विलिब्रियम है, एंगुलर इक्विलिब्रियम। बल्कि इसको रोटेशनल वर्ड ज्यादा बेहतर है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर ये बोथ दोनों 0 हों, मतलब
ए भी ज़ीरो है और अल्फ़ा भी ज़ीरो है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सिग्मा ये कैसे आएगा? सिग्मा एफ भी ज़ीरो हो और सिग्मा टॉ भी ज़ीरो हो, तो फिर आपके पास क्या होगा? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कौन सी ऑप्शन बन रही है जी इसमें? डेल्टा ऑप्शन है। शाबाश, डेल्टा ऑप्शन है जी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जी। क्वेश्चन नंबर 3 है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, जी हमने ये डिस्कस भी किया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। जी हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू इससे हमेशा छोटी होगी तो आंसर लेस देन 1, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो आंसर इक्वल टू 1। तो ये वाली सिचुएशन नहीं बनेगी इसकी, ये वाली। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, इक्वल आर लेस देन 1, ठीक है जी, इक्वल आर लेस देन 1। और ऑप्शन आपके पास कौन सी है जी? डेल्टा ऑप्शन है जी। क्वेश्चन 3 की ऑप्शन कौन सी है जी? डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी हमारे पास। नेक्स्ट, टू बॉडीज विद masses ma एंड mb आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जीज क्या है जी? इक्वल है। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी। देखें, मैस का जिक्र है क्वेश्चन में, मोमेंटम का जिक्र है, और किसका? काइनेटिक एनर्जी का। तो इन तीनों को रिलेट करने वाला फार्मूला लिख लें जी। क्या था जी फार्मूला हमारे पास इन तीनों को रिलेट करने वाला? k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्या कर दिया है उसने जी? द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम मूविंग विद इक्वल। दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, इसका मतलब के ही दोनों की क्या है? सेम। तो हमने रिलेशन लिखा था, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम का मैस के साथ क्या रिलेशन आता है जी? मोमेंटम जो है जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? √m के, ठीक है। और अगर दो बॉडीज की बात करेंगे तो PA ओवर PB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? MA ओवर MB, ठीक है जी। तो द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी, टू बॉडीज विद masses MA एंड MB आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। उनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या है जी? इक्वल है। अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है मतलब काइनेटिक एनर्जीज क्या है? कांस्टेंट है। तो आपके मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? मैसेस की रेशियो के इक्वल, ठीक है जी। तो ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी? √MA ओवर MB। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया है, MA ओवर MB आएगी। तो रेशियो आपके पास क्या बन गई? यहाँ देखें, इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? MA रेशो MB, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी। चलें जी नेक्स्ट, ये ऑप्शन फिर आपके पास क्या आ गई जी? इसकी चार्ली ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। जी नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास। देखें, मैं डायग्राम बना देता हूँ इसकी कि इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आया हुआ है। इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन है तो बच्चे अक्सर उसकी वजह से गलती कर जाते हैं जी। एक रॉड है, उसको सपोर्ट किया गया है किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, ओके। और ये 3 मीटर का रॉड है और इसका वेट जो है वो एग्जैक्टली 6 मीटर का रॉड है। इसका वेट एग्जैक्टली कहाँ एक्ट कर रहा है? इसके सेंटर पे। अगर सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा इसका? 3 मीटर होगा, ठीक है। और कितना वेट, यहाँ पे कितना वेट है इसका जी? 200 न्यूटन है, ठीक है। और एक ब्लॉक है जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये क्या है जी? ये B ब्लॉक है। और ये क्या है जी? ये इस तरह से यहाँ कितना लग रहा है? 400 न्यूटन जो है इस ब्लॉक का वेट है। और यहाँ से इसको एक स्ट्रिंग के साथ ऊपर बांधा हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ सपोज आपने सपोर्ट किया हुआ है, तो ऊपर सपोर्ट किया हुआ तो टेंशन ऊपर को लग रही है, कितनी है? 400 न्यूटन, ठीक है जी। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन, इसका वेट कितना है? 200 न्यूटन, ठीक है जी। इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर इफ ब्रेकिंग टेंशन ऑफ रूप इज 400 न्यूटन। ये 400 न्यूटन है, ओके।
हाउ फार कैन द ब्लॉक बी ऑफ वेट 400 न्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए। हमने फाइंड क्या करना है कि ये जो ब्लॉक बी सारे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रखा गया है, ये इस पॉइंट से x डिस्टेंस इसका जो है वो कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ओके जी, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। चलें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने उसमें क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ टॉक्स कितने हैं, और फिर क्या करना है जी, हमने टोटल नंबर ऑफ टॉक्स के बाद हमने ये देखना है कि जनाब जो क्लॉकवाइज टॉक्स हैं वो इक्वल हैं किसके, एंटी क्लॉकवाइज के, ये इक्वल कर देना। चलें देखते हैं बच्चों, ये जो वेट है इसका, ये इसको किस तरफ को रोटेट करवाएगा, इस तरफ को। ये जो ब्लॉक का वेट है ये किस तरफ को रोटेशन देगा, ये भी इस तरफ को। और जो टेंशन है ये इसको कहाँ रोटेशन देने की कोशिश करेगी, ये इस तरफ को। कितने टॉक आए टोटल, 3। ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये क्या हुआ बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इनको सबका जो क्लॉकवाइज का सम है वो इक्वल लिख देना है किसके, एंटी क्लॉकवाइज। चलें पहले इसकी बात करते हैं कि इसका टॉक कितना आएगा। इसका टॉक आएगा जी मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है, पिवट पॉइंट से लेके जहां फोर्स लग रही है वहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। कितना है, 3 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय 200 न्यूटन, प्लस इसमें इसका ये टॉक डालेंगे, कितनी फोर्स लग रही है, 400 न्यूटन। कहाँ पे लग रही है ये हमें पता ही नहीं है कहाँ लग रही है। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है जो फाइंड करना है, इसको क्या लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू, ये 400 लग रही है, ये कहाँ लग रही है जी, ये इस एंड पे लग रही है, और पिवट कौन सा है, ये एंड है। तो ये टोटल डिस्टेंस इसका कितना आएगा, यहाँ तक टोटल लेंथ आएगी वो कितनी दी हुई है, 6 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 6। ये कितना हो गया जी, 600 प्लस 400x इज इक्वल्स टू 2400। 600 उधर माइनस हो जाएगा, 400x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1800x। यहाँ से बच्चे x निकालेंगे तो क्या आएगा, 1800 डिवाइड बाय 400। ये इससे गए 4 पॉइंट जी कितना आ जाएगा जी, 2 बचे 4.5 मीटर में आ गया डिस्टेंस, क्योंकि मैंने मीटर में पुट किया हुआ सारा कुछ। ऑप्शन मीटर में नहीं है, ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, 450 सेंटीमीटर, जो कि कौन सी ऑप्शन है जी हमारे पास, देखिएगा जरा, डेल्टा ऑप्शन है। वेरी गुड, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन ने कुछ टाइम लिया है, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत कम टाइम लेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ प्रूव करते हैं ना कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, किस में, आइसोलेटेड सिस्टम में, तो वहाँ आप एक कंडीशन लगाते हैं कि जो फोर्सेस बिटवीन द सिस्टम राइज हो रही होती हैं वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं। क्या कंडीशन बच्चों वहाँ लगाते हो आप, कि जो एफ प्राइम होती है वो इक्वल होती है माइनस एफ के, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन, थर्ड लॉ है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन आएगा, जो कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। कंजर्वेशन जो है वो प्रूव करनी हो तो थर्ड लॉ की बेस पे प्रूव होती है, ठीक है जी। क्योंकि थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ का सिस्टम, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो सिस्टम को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे, आप क्योंकि पेपर में आते रहे हैं, ये ओल्ड पेपर में जी। ये एक रॉड है, ठीक है जी, इसको O पॉइंट है, ये इसका क्या है, P पॉइंट है, और यहाँ जनाब ने एक फोर्स लगा दी है, कितनी है, F, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉक। तो मैंने ऐसी सिचुएशन में आपसे क्या बताया था, क्या कहा था आपसे, कि आपने कुछ नहीं देखना, आपने फोर्स को रिजॉल्व कर देना है। और किस तरफ रिजॉल्व करना है, जिस तरफ क्या होता है, एंगल थीटा। एंगल थीटा इस तरफ है, तो मैं इस तरफ इसके 2 कंपोनेंट बना देता हूँ, किसके, फोर्स के। एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है जी। एक कंपोनेंट ये आ गया और एक कंपोनेंट आ गया ये। अब थीटा के सामने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होता है जी, एफ कॉस थीटा, और ये क्या आ गया, एफ साइन थीटा। अच्छा बच्चों इसमें बताएं जरा मुझे मोमेंट आर्म कहाँ पे है। मोमेंट आर्म ये पिवट पॉइंट है, ये पी पॉइंट, दिस इज मोमेंट आर्म। ये क्या है मोमेंट आर्म आपके पास, ओ पी। किस फोर्स से मल्टीप्लाई करना होता है मोमेंट आर्म को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, कॉस, तो ओ पी एफ कॉस थीटा।
क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं करता इसमें, वो कहाँ, वो वर्क प्रोड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है जी, चलें जी, तो आंसर क्या आ गया, OPF क्या आएगा इसका आपके पास आंसर, OPF cos थीटा। ठीक है जी, OPF cos थीटा, OPF cos थीटा कौन सी ऑप्शन है जी, बीटा ऑप्शन है ये। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम आगे। जी, इफ टॉर्क इज हाफ एट कांस्टेंट फोर्स कंडीशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मोमेंट आर्म। टॉर्क सिंपल अगर बच्चों लिखो आप तो किसके इक्वल है जी, LF, इसको हाफ कर दो आप, ये आपके पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट रही, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों साइडें इक्वल करने के लिए मैं इसको कितना पुट करूंगा, L/2 पुट करूंगा, तो ये क्या होगा, टाई/2, 2 से कैंसिल, तो वही सिचुएशन आपके पास। इफ टॉर्क इज हाफ, अगर टॉर्क को हाफ करना चाहते हैं, फोर्स को चेंज कर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली किसको चेंज करेंगे आप, मोमेंट आर्म वेक्टर को। ठीक है, कितना करेंगे उसको, हाफ। ओके, आंसर क्या आ गया, अल्फा। जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये है द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, काफी पुराना पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फार्मूलाज आपको याद हैं, क्या होता है, 2vi sin θ/g, आंसर क्या आएगा, 40। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 10 जी, न्यूटन थर्ड लॉ कंसर्न्स द फोर्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ओके, दो बॉडीज के बिटवीन इंटरेक्शन होती है तो न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स बताता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू थर्ड लॉ इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो थर्ड लॉ से रिलेट करती है और गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है जी। टू फोर्सेस मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, जी बिल्कुल दोनों सेम की, मतलब मैंने अगर इस पे ग्रेविटी अप्लाई की है तो रिएक्शन में मुझ पे भी क्या लगे, ग्रेविटी, ये जरूरी है। इसका मतलब है एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम टाइप की होती हैं। ग्रेविटी अप्लाई करें ग्रेविटी लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करें इलेक्ट्रिक वापस लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और रिएक्शन में आप पे ग्रेविटी लग रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, द टू फोर्सेज मस्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बिल्कुल दो डिफरेंट बॉडीज पे होती हैं। ठीक है, द टू फोर्सेज आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये अभी लिखा है, ये देखें, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बिल्कुल होती हैं। सो बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, ये गलत है। मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम के लिए किसी बॉडी के जरूरी है कि दोनों फोर्सेस उस बॉडी पे लग रही हों, जबकि एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। दैट्स वाई न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बॉडी को कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं लाती। सो आंसर आपके पास क्या आएगा जी, इसका डेल्टा ऑप्शन आ गई आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, A cyclist is riding at speed on level road according to Newton third law of motion. What is equal and opposite to the backward push of the wheel on the road? जी, अब साइकिलिस्ट जा रहा है तो कहता है कि क्या फोर्स है जो उसको पुश कर रही है आगे। भाई देखें, जो साइकिलिस्ट है वो ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा है उसका टायर, और ग्राउंड उसे क्या कर रही है, आगे पुश कर रही है। सिंपल जवाब। द फॉरवर्ड पुश ऑफ रोड ऑन द बैक व्हील, बैक व्हील फॉरवर्ड व्हील के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि आप जो फोर्स लगाते हैं वो किसके साथ अटैच होती है, बैक व्हील के साथ। ठीक है, फॉरवर्ड पुश किस पे लगती है, बैक व्हील पे, क्योंकि बैक व्हील ग्रेविटी की वजह से किसको रिपेल करता है, बैक अर्थ को, और अर्थ क्या करती है, उसे फॉरवर्ड पुश करती है। आंसर क्या आ गया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ कांस्टेंट मास अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक मास है उसमें ए क्या है जी, यूनिफॉर्म है, और एम क्या है जी, कांस्टेंट है। ठीक है जी, क्या पूछ क्या रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट एफ। आप एफ के बारे में क्या कहेंगे, तो वी नो दैट कि एफ किसके इक्वल होता है जी, एम ए के। अगर ये यूनिफॉर्म है और ये भी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा, ये यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, एफ कांस्टेंट जरूर होगा
बट नॉट ज़ीरो। क्यों ज़ीरो नहीं है? क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन क्या आएगी आपके पास आंसर? इट इज़ कांस्टेंट बट नॉट ज़ीरो, बीटा ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 13 आ गया क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी? 13 क्वेश्चन में कहता है, मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवलिंग एट 10 मीटर कैन ब्रिंग हिज मोटरसाइकिल टू रेस्ट इन डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। यानी उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? v1 मैं कह देता हूँ कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर करता है वो? 10 मीटर। फाइनली वो क्या आ रहा है? रेस्ट पे आ रहा है, तो vf क्या है उसकी? 0। ठीक है जी। What distance could be bring the motorcycle to rest using the same braking force? ये उसकी पहली सिचुएशन है। यानी यहाँ दो सिचुएशन हम बना लेते हैं। एक सिचुएशन में v1 जो है जी वो 10 है, s1 कितना है? वो भी 10 है, vf जो है वो 0 है, a की वैल्यू लेट्स सपोज a1 की वैल्यू a है। ठीक है। अच्छा दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है? दूसरी सिचुएशन में कहता है इफ हैड ट्रेवल एट 30, यानी v2 उसकी स्पीड कितनी है? 30 है, और s2 आपने क्या करना है? फाइंड करना है। और vf2 जो है ये vf1 है, तो vf2 जो है वो भी 0 है, क्योंकि फाइनली वो ब्रेक लगा रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन उसमें भी सेम होगा, a2 इज इक्वल टू a होगा, क्योंकि फोर्स सेम है, ब्रेकिंग फोर्स सेम है। तो हमने एस निकालना है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ इस डाटा को कंप्लीट करती है कौन सी? सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। हम इससे देखें अगर इक्वेशन निकाल के तो बड़ा इजी है भाई। देखें एक्सेलरेशन दोनों में कांस्टेंट है, जो चीज दोनों तरफ सेम हो उसको इक्वेशन से निकाल दिया जाता है। क्या बच जाएगा यहाँ? और 2 भी दोनों तरफ सेम आएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? s। vf दोनों तरफ 0 है, इसको भी निकाल देते हैं। इधर क्या आ जाएगा? vi का स्क्वायर माइनस आ जाएगा। चलें ठीक है। तो अब मैं ये इक्वेशन बनती है इस कंडीशन में। अगर दो बॉडीज के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? s1 ओवर s2 इज इक्वल टू माइनस v1 स्क्वेयर ओवर माइनस v2 स्क्वेयर। माइनस माइनस से क्या हो गया? कैंसिल। s1 कितना है? 10। s2 कितना है? फाइंड करना है। v1 कितना है? 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। v2 900, 30 का स्क्वायर, ये 0 इससे कहीं। s2 कितना आ गया जी? 90 मीटर आ गया। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ से डायरेक्ट चल सकते हैं। ठीक है। तो ये बेटे कौन सी ऑप्शन बनी? 90 मीटर, डेल्टा ऑप्शन। 13 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या आ गया जी? डेल्टा। जी नेक्स्ट देखें आगे आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14। शाबाश जी। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर फील्स टू फोर्सेस, द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी एंड द अपवर्ड सपोर्टिंग फोर्स फ्रॉम द फ्लोर। दोनों फोर्सेस किस पे लग रही हैं? पर्सन पे। यानी मैं खड़ा हूं, एक फोर्स है जो मुझ पे लग रही है किधर? डाउनवर्ड, और एक फोर्स है जो मुझ पे लग रही है किधर? अपवर्ड। दोनों मुझ पे लग रही हैं और वो दोनों क्या कहता है? इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है। तो क्या आएगा? हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है। क्या एक ऑप्शन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डू नॉट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड आर इक्वल फोर्सेस। जी बताएं शाबाश क्या आएगा आंसर? अब दोनों चूंकि उसने मुझ पे लगाई हैं, एक कहता है कि मुझ पे लग रहा है क्या? फ्लोर का जो रिएक्शन है, सपोर्टिंग फोर्स जो किधर को लग रही है? मुझे अपवर्ड लगा रही है। और ग्रेविटी मुझ पे किधर लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है। चूंकि दोनों मुझ पे लग रही हैं सो इक्वल हैं। ठीक है। और दोनों क्या हैं? ये ऑपोजिट हैं। ठीक है। क्या हैं जी? दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। एक मुझे ऊपर को लग रही है मुझ पे, और एक मेरे पे किधर को लग रही है? नीचे को। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डू नॉट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलेंगे इनके बारे में? क्या ये एक्शन रिएक्शन है या नहीं है? चूंकि दोनों सेम बॉडी पे लग रही है, और हमने क्या पढ़ा था कि दोनों सेम बॉडी पे लगे तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगी। सो ऑप्शन क्या आएगी आपके पास? बीटा। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन तो नहीं ना लग सकता? सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लग सकता। ठीक है। आगे आ गया जी।
A shell of mass 10 kg moving down with the velocity of 20 meter per second explode in mid-air and two fragments of mass 5 kg each are produced. If velocity of one fragment is 100 meter, then velocity of other fragment. भाई मैंने कहा था गन चलती है, शेल एक्सप्लोड करता है, बम फायर होता है, सब में मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। तो आप देखें शेल का इनिशियल मोमेंटम कितना है जी, उसको हमने बोल दिया mv, ये इक्वल होगा किसके? m1 v1 प्लस m2 v2। ये शेल का मोमेंटम है, ये पहले फ्रैगमेंट का मोमेंटम है, ये दूसरे फ्रैगमेंट का, और मैसेज क्या है? दोनों फ्रैगमेंट्स के सेम है, इसलिए ये mm आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व हो जाएगा। m शेल का मैस कितना दिया हुआ जी? 10, और वेलोसिटी कितनी है? 200 जी। मैस कितना दिया हुआ है? 5, और पहली वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपके पास? कितनी दी हुई है? 100, शाबाश। दूसरा मैस 5, v2 फाइंड करनी। निकल आएगी v2? भाई निकल आएगी या निकाल दूं? निकालनी पड़ेगी मुझे लगता है ये। और ये कितनी आ गई जी? 500 प्लस 5 v2, ये इधर से माइनस हुआ तो कितना आया? 1500 5 v2। तो यहाँ से v2 कितना आ गया जी? v2 1500 पे डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 300, शाबाश, मीटर पर सेकंड आ गया जी। आंसर क्या आ गया आपके पास जी? बताएं ज़रा, शाबाश। बोले 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 बोले, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सोए हुए हैं क्या? चार्ली ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, चलें अब 16 पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 पे बच्चों हम मूव कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट आ गया 16। द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? किस एंगल पे हाइट की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट होती है? बेटे हाइट की जो फार्मूले की अगर हम बात करें तो हाइट का फार्मूला होता है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। मैंने उसका हाइट का फार्मूला आपको निकाल के बताया था, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आपको कहा था जी एंगल के हवाले से जब हमने डिस्कस किया था। तो जनाब क्या है क्वेश्चन नंबर आपके पास? क्वेश्चन नंबर है जी 16। एच का फार्मूला होता है जी vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, इसमें आपसे मैंने बड़ा डिटेल से ये बात डिस्कस की थी कि ये चीज़ जो है ये मैक्सिमम आंसर दे दे तो हाइट क्या हो जाती है? मैक्सिमम। एंड यू नो इसका मैक्सिमम आंसर किस एंगल पे होता है? 90 पे, लेकिन यहाँ 90 नहीं है। इसकी अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की डिफरेंट एंगल्स में बात करें तो जो एंगल नियर टू 90 होता है उसके ऊपर इसका आंसर हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम। अब 90 नहीं है तो 90 से नीचे जो भी होगा उस पर आंसर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। सो हम क्या कहेंगे? अब 90 के नियरेस्ट कौन सा है? 75। सो यहाँ 75। यहाँ अगर 60 होता है नियरेस्ट, 90 के नहीं है तो फिर उसके नियरेस्ट जो भी आएगा वो आपको हाइट क्या देगा? मैक्सिमम। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चों आपके पास 17। इफ के ऑफ बॉडी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और वेलोसिटी का जिक्र है तो एक फार्मूला हमने इस तरह लिखा था जिसमें मोमेंटम, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। ओके, लिखा था ना, याद है ना? ओके, क्या पूछा क्या है जी उसमें? 17 क्वेश्चन में कहता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल फाइंड करनी है अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में क्या है? बच्चों ये जो है और ये जो है ये क्या कह रहा है? ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी? 2। तो ऑप्शन क्या आ गई आपके पास? 40। कितना आसान क्वेश्चन, देखें 5 सेकंड भी नहीं लगे जी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्रॉ फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इज प्रोपोर्शनल टू। फ्री फॉल का क्वेश्चन जनाब, ये टावर है और यहाँ से आपने बॉडी को एक को क्या किया? फॉल कराया, फ्री फॉल। तो ये नीचे जाते हुए जो डिस्टेंस s कवर करेगी जो कि हाइट के इक्वल है वो फाइंड करना है। ऊपर से बॉडी नीचे आए तो हमने डिस्टेंस का फार्मूला निकाला था, याद होगा, पता नहीं याद किया कि नहीं। आप याद करते नहीं हैं, देख लें, आप तैयारी करेंगे नहीं तो बेटे फिर कैसे चलेगी बात। फ्री फॉल में ये डिस्टेंस किस तरह किसके इक्वल आता है? s इज इक्वल टू आता है हाफ gt स्क्वायर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 तो देखें किसके प्रोपोर्शनल है? ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन और स्क्वायर ऑफ टाइम। तो जी डेल्टा ऑप्शन, स्क्वायर ऑफ टाइम। भाई ये कहाँ से ड्राइव हुआ था? s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर। चूंकि ऊपर से नीचे आते हुए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो वो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके हो गया। चले
नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 19। शाबाश। द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर हैविंग अ मोमेंटम ऑफ 25 न्यूटन सेकंड इन 0.05। कितना आसान है, क्या दिया हुआ है मोमेंटम कितना 25 जी, कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन सेकंड। और बच्चों साथ क्या दिया हुआ है टाइम, कितना दिया हुआ है जी टाइम 0.05। फोर्स निकालनी है तो फोर्स का फार्मूला क्या आ जाएगा P/T, डेल्टा P/T जी। वैल्यूज पुट कर दें 25 डिवाइड बाय 0.005। अब ये पॉइंट कैंसिल करूंगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 2 0 ऊपर ऐड, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 500 न्यूटन फोर्स है जी। आंसर कौन सा है जी, बीटा ऑप्शन है। वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। शाबाश जी। व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन इट्स टॉर्क इज, टॉर्क फाइंड करना है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है और ये आपने फाइंड करना है। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ऐसे ही फार्मूला ये होता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो बता सकते हैं अल्फा क्या होगा, इसका मतलब है अल्फा क्या होगा 0। अल्फा 0 है तो टॉर्क क्या होगा बच्चे 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे टॉर्क क्या होता है 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लीनियर हो जाए तो फोर्स क्या होती है 0। एंगुलर यूनिफॉर्म हो जाए तो टॉर्क 0, लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो फोर्स 0। शाबाश। आंसर क्या आ गया जी आपके पास अल्फा जी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस एंगल पे रेंज हाइट का 4 टाइम होती है, रेंज हाइट का 4 टाइम होती है। तो मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था, H इज इक्वल टू क्या था R tan थीटा ओवर 4। H इज इक्वल टू R/4 tan थीटा। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू जहां पे क्या हो जाएगी जी 1 हो जाएगी, यही था फार्मूला। तो इसकी वैल्यू जहां पे क्या हो जाएगी जी 1 हो जाएगी, वहां आपके पास रेंज किसके इक्वल आ जाएगी 4h के इक्वल आ जाएगी। और इसकी वैल्यू बच्चों 1 कहाँ होती है, ये पता है आपको थीटा, ये वैल्यू 1 कहाँ होती है, ये वैल्यू 1 होती है जब थीटा आपके पास कितना हो 45 डिग्री। बिकॉज टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जब दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इन दोनों की वैल्यू इक्वल किस एंगल पे होती है 45 डिग्री पे। शाबाश। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 45 डिग्री, और 45 डिग्री कौन सी ऑप्शन है बीटा ऑप्शन है जी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 22। विच इज नॉट वन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इनमें से कौन सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं है। द रेट ऑफ, पहले देखते हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो यही बात खत्म हो गई कि दिस इज नॉट अ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बाकी इसका मतलब है बाकी सारे न्यूटन लॉ होंगे। अगर आप पहली ऑप्शन पे श्योर हो गए हैं कि ये नहीं है तो फिर बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी आप पढ़ लें, बाकी सारी क्या है आपके पास न्यूटन लॉज की ही क्या है स्टेटमेंट है। सो अल्फा ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 23। An object of mass m is traveling with velocity v, which equation gives the momentum p of the object in term of either mass, velocity and its kinetic energy। जी mass, velocity और kinetic energy की टर्म में जो मोमेंटम है वो कितना आएगा आपके पास जी। शाबाश। देखते हैं जी हम इसमें मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या था। kinetic एनर्जी का फार्मूला था जी हमारे पास p²/2m। शाबाश। यहाँ से p निकाल लें तो बचे क्या आएगा √2m_k। अच्छा वेलोसिटी की टर्म में देखें तो क्या है, वेलोसिटी की टर्म में इसका फार्मूला भी हमने पीछे दोनों ये फार्मूला अभी यूज़ करके आए हैं। वेलोसिटी के टर्म में ये फार्मूला है, तो यहाँ से मोमेंटम निकालें तो क्या आएगा 2ke ओवर क्या आएगा v√, ये फार्मूला। अब देख लें जी इसमें 2ke ओवर v
टी की शक्ल में, और आपके पास क्या है जी यहाँ पे इसकी ऑप्शन फिर कौन सी आ रही है जी, ऑप्शन कौन सी आएगी जी, बीटा ऑप्शन आ जाएगी जी, क्योंकि सिर्फ बीटा ठीक है। ठीक है जी, क्या है जी आपके पास बीटा ऑप्शन ठीक है, 2ke ओवर क्या आएगा v, और ये अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी अंडर रूट नहीं है बीटा के ऊपर, सो बीटा नहीं है, क्या है जी आपके पास डेल्टा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में आपके पास इसके ऊपर जो अंडर रूट है ये नहीं आना। वजह अंडर रूट क्यों नहीं आना, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट आ रहा है। सो दैट्स वाई आपके पास ऑप्शन कौन सी ठीक होगी, डेल्टा ठीक होगी। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट आ गया जी आप फोर्स 24। A force F acting on a particle of mass 10 kg produce an acceleration of 60. A force of 5 acting on a particle of mass m produce an acceleration of 50. तो बताएं क्या सिचुएशन होगी। भाई दो दे दिए, आप दोनों को देख लेते हैं, हम क्या करेंगे जी, शाबाश, इसको दोनों को इस तरह कर लेते हैं। एक F इज इक्वल टू एम में इधर लगा लेते हैं, एक F इज इक्वल टू एम में इधर लगा लेते हैं। पहले में कितनी फोर्स दी हुई है जी, 2F है, शाबाश। मैस कितना है जी 10 है, और एक्सेलरेशन कितना है जी 60। तो यहाँ से F कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाय, तो ये 300 न्यूटन फोर्स निकल आई। दूसरे में आपके पास फोर्स कितनी दी हुई है जी, शाबाश बताइएगा 5F, और मैस कितना दिया हुआ है जी कैपिटल M, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है जी 50। तो कैपिटल M किसके इक्वल आ गया 5F ओवर 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 ओवर 50, ये इससे गया और ये कितना आ गया 30। तो मैस कितना आ गया 30 kg, डेल्टा जवाब आ गया आपका जी। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी एक्सेलरेटेड बाय कांस्टेंट फोर्स। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। क्या है जी, फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डेफिनेटली बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपने टाइम और मोमेंटम का ग्राफ बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो मोमेंटम और टाइम के बिटवीन बनता है और बताता है कि बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही है। कौन, पहले तो देखते हैं टाइम और मोमेंटम का ग्राफ बताता क्या है। इस तरफ टाइम है और इस तरफ क्या है मोमेंटम। सपोज मैं एक ग्राफ ये ले लेता हूँ, सपोज किया बच्चों, इस ग्राफ का की जो स्लोप है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी। स्लोप मैंने आपको बताया हुआ है किसके इक्वल होती है जी, स्लोप, शाबाश बताइएगा, स्लोप किसके इक्वल होती है बच्चों। इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल आएगी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये क्या होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये बच्चों फोर्स नहीं होती, फोर्स होती है। और ये बच्चों कांस्टेंट आ जाएगी अगर आपके पास क्या हुआ, इफ लाइन इज स्ट्रेट। तो जिस ग्राफ की लाइन स्ट्रेट होगी उसमें एफ क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। यही उसने पूछा है। तो देख लें इनमें स्ट्रेट लाइन किसकी है, दो ग्राफ की है, अल्फा की और डेल्टा। डी ग्राफ और ए ग्राफ की लाइन स्ट्रेट है, बट डी ग्राफ की लाइन जो है वो जीरो स्लोप दे रही है क्योंकि वो पैरेलल आ रही है इस तरफ। वो क्या शो करेगी, जीरो फोर्स। ठीक है, क्या शो करेगी, वो जीरो फोर्स शो करेगी। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने तो कांस्टेंट फोर्स लेनी है। सो ऑप्शन कौन सी आएगी, अल्फा। और अल्फा ऑप्शन कहाँ बनी हुई है, बीटा में लिखा हुआ है। बीटा जो है वो जवाब की कौन सा ग्राफ है, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 जी, शाबाश। एन एक्सपेरिमेंट इज डन टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट, विच मेजरमेंट्स आर नीडेड। क्या क्या चाहिए फ्री फॉल के दौरान डिस्टेंस निकालने के लिए। फ्री फॉल के दौरान डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, जी चाहिए और क्या चाहिए, टी चाहिए। सिंपल है, क्या चाहिए, जी और टी। तो हाइट ऑफ फॉल एंड टाइम ऑफ फॉल, आंसर क्या आ गया 26 का, अल्फा जी। 27 है जी, अ बॉडी ऑफ मैस m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी v। मैस m है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद द स्टेशनरी बॉडी ऑफ मैस m। दूसरी बॉडी कौन सी है, ये है, और इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है जी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी 0 है क्योंकि ये रेस्ट पे है। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन द body of mass m comes to rest and only the body having mass m moves. This will happen only when,
कहता है इन दोनों के बिटवीन कोलिजन हुआ। सपोज मैं कहता हूँ जी ये एक मैस m है और ये एक मैस क्या है जी m है। ये जो है जी ये वेलोसिटी रेस्ट पे है और ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है v से। टकराने के बाद क्या हुआ है, टकराने के बाद कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, कहता है सिर्फ ये वाला मूव करता है और ये रेस्ट पे। इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन क्या होगा जी, आफ्टर कोलिजन ये जो m है ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 और ये m क्या करेगा, ये m मूव। यू नो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग कोलिजन इन्होंने अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली हैं। भाई इसकी वेलोसिटी थी, ये रेस्ट पे था, कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ गया, ये मूव करना शुरू हो गया। कौन सा केस है जिसमें वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं, जब मैसेज क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल। तो इसका मतलब है आपके पास फिर ऑप्शन क्या आएगी, 40 ऑप्शन जवाब आएगी, क्योंकि उसका मतलब है ये दोनों मैसेज इक्वल होंगे तो ऐसा पॉसिबल है। m इक्वल होगा किसके, स्मॉल m के। अब आप वहाँ कैलकुलेट करना शुरू हो जाएंगे, पहला फार्मूला v1 प्राइम का, फिर v2 प्राइम का, प्राइम्स कैलकुलेशन में चल जाएंगे। सिंपल क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है, पहले एक रेस्ट पे था, टकराने के बाद दूसरा रेस्ट पे आ गया, इंटरचेंज हुई है। ये कब होता है, जब दोनों मैसेज क्या हो, इक्वल हो। शाबाश। चलें जी 28 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 28। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल अमाउंट द बॉडी इज सेड टू हैव। जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल ही चेंज हो, भाई बचपन से पढ़ा है, 9-10 से पढ़ा है, व्हेन बॉडीज वेलोसिटी चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑप्शन कौन सी है जी, अल्फा। शाबाश, ये अल्फा ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 29 आ गया जी आगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, द ग्राफ इलस्ट्रेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ग्राफ है जी जो एक मोशन को बता रहा है आपके पास। तो यहाँ मैं ये ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ है जी और ये कुछ इस तरह से मोशन को बता रहा है, ऐसे। यहाँ पे आपके पास जनाब ये पॉइंट x लिया हुआ है उसने, इसको s कहा हुआ है, इसको क्या कहा हुआ है, t कहा हुआ है, और इस तरफ क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, और इस तरफ क्या ली हुई है, स्पीड ली हुई है, या आप कह लें वेलोसिटी। पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है विच फीचर ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है तो उस वक्त इस ग्राफ का कौन सा फीचर है जो उसके डिस्टेंस को बताएगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि जनाब कांस्टेंट स्पीड शुरू कहाँ से होती है। कांस्टेंट स्पीड यहाँ से शुरू होती है, इसके बाद देखें यहाँ तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट। यहाँ स्पीड क्या कर रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है ना, इस तरफ को जा रहा है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है, बढ़ रही। इसका मतलब है कि हमने इसका डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। सिर्फ कांस्टेंट पोर्शन का एरिया निकालेंगे, और वो कौन सा एरिया आएगा, वो ये वाला एरिया आएगा बच्चों, ये टी। तो आपके पास एरिया कौन सा आएगा, टी। आंसर क्या आएगा जी आपके पास, बीटा ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके जी नेक्स्ट। फिर अगेन 30 भी जो है वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 30 चूंकि कैलकुलेशन है तो इसको हम देखते हैं जी। द जर्नी ऑफ कार इज शोन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक जर्नी शो किया गया है, आपने देखना है जी कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी कार। लें जी मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। ये ग्राफ है जी, ठीक है जी, और ये टाइम 10 है, ये टाइम 20 है, ये टाइम 25 है, और ये कितना है जी 35 है। टी किस में है जी, सेकंड में। और इस तरफ आपके पास क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। यहाँ पे कितनी है जी, यहाँ पे है जी 20, और यहाँ पे स्पीड कितनी दी हुई है जी 30। किस में है स्पीड, मीटर पर सेकंड में। आपसे कहा गया टोटल आपने क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस। तो सारा एरिया निकालना पड़ेगा। कितने एरिया बन रहे हैं इसमें, ये एक ट्रायंगल इसका एरिया, फिर जनाब ये रेक्टेंगल इसका एरिया, फिर ये एक ट्रायंगल इसका एरिया, फिर ये एक रेक्टेंगल इसका एरिया, फिर ये एक ट्रायंगल इसका एरिया,
और एक ट्रायंगल ये है जी इसका एरिया। तो कितनी ट्रायंगल है, 1 2 3 ट्रायंगल, 2 रेक्टेंगल, सबका एरिया निकालें और ऐड कर दें। इसका एरिया देखें तो कितना आएगा जी, 1/2 बेस, इसकी बेस कितनी है 10 और इसकी हाइट कितनी है जी 20, ठीक है जी, प्लस इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है लेंथ है, कितनी आ जाएगी 10 × 20 कितना हो जाएगा 200, सॉरी 10 और 20 में से माइनस करेंगे 10, इसकी हाइट कितनी आ रही है जी 20, प्लस ये ट्रायंगल जी इतनी, ये वाली, इसकी बेस कितनी है जी इस ट्रायंगल की 5, तो 1/2 × 5, इसकी हाइट कितनी है, ये 30 पे है, इसकी बेस कहाँ पे 20 पे, तो ये हाइट कितनी बनेगी इसकी 10, प्लस ये रेक्टेंगल कितने आ जी इसकी विड्थ 5, हाइट इसकी कितनी है जी ये देखें यहाँ तक 20, प्लस ये कितनी बेस कितनी है जी इस ट्रायंगल की 5, और इसकी हाइट कितनी बचो यहाँ तक ये वाली 30। ले जी इसे सॉल्व कर दें सारे को। जब आप इसे सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकलेगा 575 बीटा ऑप्शन निकलेगी। ये सारे सॉल्व करते हैं आप तो 575 निकलेगी बीटा ऑप्शन, ठीक है जी। जी अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है जी, 31 अगेन प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन है ये। तो देखें ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, आप देखें किस तरह से प्रोजेक्टाइल है, फिर अचानक बीच में टॉक आ जाता है, फिर वो बीच में सिचुएशन आ जाती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सीक्वेंस है, स्विच करा रहा है आपको, एक आपका माइंड सेटअप एक जगह पे बना हुआ है, फिर वो स्विच करा के फ़ौरन दूसरी जगह पे ले जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है ये। ऐसा नहीं है कि पहले आप टॉक सारा सॉल्व करें फिर आप प्रोजेक्टाइल करें, ऐसा नहीं है, स्विचिंग हो रही है, मल्टीपल प्रैक्टिसेस हैं आपके लिए, ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। चलें जी ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारे पास है, कहता है प्रोजेक्टाइल इट्स मैक्सिमम रेंज इज 1000 मीटर, हाउ हाई हिल विल राइज। तो भाई अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि एच इज इक्वल टू होता है r/4 के इक्वल, मैक्सिमम अगर रेंज हो तो r max/4, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम रेंज कितनी है जी इसकी 1000 है, डिवाइड बाय 4 तो कितनी आ जाएगी जी 250 मीटर हाइट आ जाएगी। आंसर क्या आ गया 40, जनरेशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। आर मैक्स हो जाता है ना जब टेन, बेसिकली यहाँ टेन थीटा होता है ना, यहाँ क्या होता है टेन थीटा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाए तो आर क्या हो जाता है मैक्सिमम। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास कौन सा जी 32। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम क्लिफ टाइम ड्यूरिंग विच इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 490 मीटर। भाई ऊपर से क्लिफ से यहाँ से फेंका गया है एक स्टोन नीचे, तो उसका टाइम नीचे जाने का निकालना है। तो इसका फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला पढ़ाया था आपको, फॉलिंग टाइम निकालने का फार्मूला क्या था, शाबाश शाबाश बोलिएगा बोलिएगा। फॉलिंग टाइम में आप ड्राइव नहीं करूंगा, √2h/g, शाबाश। क्या आ गया जी 2h कितना आ गया जी आपके पास 490, डिवाइड बाय कितना आ गया जी 4.9, ये जीरो खत्म, पॉइंट खत्म करें ऊपर क्या लग जाएगा 0, ओके है जी। तो ये देखिएगा ज़रा, ये क्या बन गया आपके पास, ये आ गया जी कितना बच गया आपके पास 4.9 था, एक 0 ऐड हो गई थी आपके पास, ये क्या आ गया जी 100, तो ये कितना आ गया जी आपके पास आंसर इसका 200 आ गया जी। कितना आ गया आपके पास 200 बनता है ये, नहीं देखिएगा 490 था और नीचे आपने कितना कितनी वैल्यू पुट, सॉरी ये गलती कर गई हमने, 9.8 है नीचे जी, 9.8 है, ठीक है। तो जी की वैल्यू 9 अप्रॉक्सीमेटली आप इसको सॉल्व करने के लिए इजी ले लें तो हम इसको 10 कर देते हैं, चलें ये ज़्यादा आसान कर लेते हैं। ये 0 इससे कट गया तो ये कितना आ गया 98, और 98 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा जी 10 आएगा ना, तो आंसर 10 या 10 के नीरेस्ट आंसर कौन सा आएगा 9.8, डेल्टा ऑप्शन। अगर जी 9.8 पुट करेंगे तो ये आंसर एग्जैक्ट 9.8 आ जाएगा, ठीक है जी। चलें जी आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव अपवर्ड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जी प्रोजेक्टाइल जब ऐसे मूव करता है, बड़ी डिटेल से मैंने ये आर्टिकल पढ़ाया है,
जब ये इधर जा रहा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, दो कंपोनेंट होते हैं ना वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है वर्टिकल है, वी वाई। यू नो वी वाई क्या होता है, चेंज, और वी एक्स क्या रहता है, कांस्टेंट। ये बड़ी तफसील से आपसे बात हुई थी। तो ये क्या करता है, ऊपर जाते हुए कम, और इस पॉइंट पे जाके वी वाई क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो डिक्रीज करता है। तो क्या लिखेंगे जी इसका आंसर हम, अपवर्ड मूव करते हुए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या करेगा जी, डिक्रीज करेगा। तो आंसर क्या आएगा जी, डेल्टा ऑप्शन आएगी इसकी, डेल्टा ऑप्शन। ठीक है जी, क्या आएगी, डेल्टा ऑप्शन, डिक्रीज। जी क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 34 जी। 34 में क्या कहता है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म रॉड विद इट्स मिड पॉइंट ऑन अ पिवट। मिड पॉइंट पे पिवट पॉइंट है। टू इक्वल फोर्सेस एफ आर अप्लाई टू रॉड एज शोन, विच डायग्राम शो द रॉड इन इक्विलिब्रियम। दो इक्वल फोर्सेस किसी बॉडी पे लगें और उसे वो इक्विलिब्रियम में लाएं, तो कौन सी सिचुएशन है जी। देखें पहली सिचुएशन में देखें तो दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है पहली सिचुएशन। पहली सिचुएशन में अगर हम बच्चों इसको देखते हैं, एक फोर्स ये लग रही है, दोनों ऑपोजिट ज़रूर है, तो ये भी इधर को रोटेट करेगी और ये इधर को रोटेट करेगी। सो आपके पास क्या होगा, ये दोनों सेम टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। ये कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की वजह से टॉर्क है, तो टॉर्क कैंसिल नहीं होगा, दैट्स वाई ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये एक फोर्स लग रही है और दूसरी फोर्स ये लग रही है, ये दोनों वैसे ही सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो ये सेम डायरेक्शन में तो कभी ये इस तरह टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इस तरह ये भी ऊपर को लगेगी, ये भी, इसका भी टॉर्क इधर को है, इसका टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि ये पिवट पे लग रही है, इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो, बट इसका टॉर्क मौजूद है, तो नेट टॉर्क इसमें मौजूद होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगी इसमें। ठीक है, तीसरी ऑप्शन है आपके पास ये वाली कि पिवट किया हुआ है सेंटर से, एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, ये टॉर्क इधर को प्रोड्यूस करेगी, ये टॉर्क इधर को प्रोड्यूस करेगी, ये पिवट है, दोनों इक्वल भी हैं फोर्सेस, दोनों एक जैसे टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, बट ऑपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस, एक क्लॉकवाइज दे रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का सम क्या होगा, जीरो। सो ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम। चार्ली डायग्राम आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम है, और आंसर कौन सा बनता है आपका, बीटा, शाबाश। तो डेल्टा भी जो है वो भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 35 जी, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आप फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में प्रोजेक्टाइल के साथ क्या होता है, पहली बात वर्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट। क्या उसकी वर्टिकल स्पीड कांस्टेंट रहती है, नहीं जी, वो तो चेंज होती रहती है, गलत। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट। क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स कांस्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टली तो फोर्स लगती ही नहीं है उसके। एफ क्या लिखा था हमने शुरू में, जीरो लेक्चर में। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो, इस तरफ को जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ए एक्स, वो क्या कहता है, वो जीरो है, तो क्या होता है वो जी, डेफिनेटली ये सही है क्योंकि ए एक्स भी जीरो होता है, एफ एक्स भी जीरो होती है। ठीक है, सो चार्ली ऑप्शन आपके पास क्या है जी, इसका करेक्ट आंसर। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज जीरो, नहीं जी, वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है जी। 36 विच ऑफ फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनमें से कौन सा है जो थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट होता है। नंबर 1 वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, अभी पढ़ा है हमने, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। नंबर 2 मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है जी, P इज इक्वल टू mv, तो ये v चेंज होता रहता है। ठीक है, शुरू में v ज़्यादा होता है, एंड पे भी v ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम पॉइंट पे v क्या होता है, कम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², अगेन ये v चेंज होता रहता है, शुरू में v मैक्सिमम होता है, एंड पे v मैक्सिमम होता है, यहाँ v मिनिमम। सो ये भी कांस्टेंट नहीं, ये भी कांस्टेंट नहीं। लास्ट पे क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट vx रिमेन कांस्टेंट जी, ये vx कांस्टेंट रहता है, क्या होता है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि fx क्या होता है, जीरो। ऑप्शन क्या आ गई आपके पास, डेल्टा, शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 37, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से है। क्वेश्चन नंबर 37,
जी 37 में एक ग्राफ बना हुआ है, मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ वो पूरा, ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। ये ग्राफ है और ये 0 से शुरू हुआ है, 0 1 है, फिर सॉरी 0 2 है, फिर इसी तरह 4 होगा और करते करते लास्ट पे क्या है, यहाँ जो जाके आ रहा है जी वो आ रहा है 12 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। ये इस तरह, अब मैं बीच में कॉलम नहीं बना रहा, तो ये 0 है, ये 1 है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये 1 है, ठीक है। आगे उसने नंबरिंग नहीं की हुई, तो ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये 4 होगा। आपसे कहा गया जी इस ग्राफ की क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4 सेकेंड। यहाँ तक जाते हुए डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा है, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ कौन सा है, ये लाइन है, इसके अंडर एरिया किस किस्म का आ रहा है, ये आ रहा है एरिया, ठीक है। और एरिया कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, यानी एक ट्रायंगल का एरिया आएगा और एक रेक्टेंगल का, दोनों का निकालते हैं। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना आएगा जी 4 इंटू इसकी हाइट कितनी है जी 2, प्लस ट्रायंगल का कितना आएगा जी 1/2, बेस कितनी है, ये वाली बेस कितनी है जी ये 4, इसकी हाइट यहाँ से लेंगे अब ट्रायंगल की, यहाँ तक कितनी है 2 है, 12 है, कितनी आई जी 10। क्या आंसर आ गया 8 + 20 = 28 मीटर आ गया आंसर। आंसर क्या है जी डेल्टा ऑप्शन, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 जी, क्वेश्चन नंबर 38 है, if two objects of equal masses m are moving toward each other with same speed v, then what will be the total final momentum after elastic head inclination। ये पेपर में हमने किया भी था, ये पेपर का क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जी, दोनों क्या कर रही हैं, मैस m में क्या कर रही हैं, इक्वल मोमेंटम से आ रही हैं। अगर इक्वल मोमेंटम से आ रही हैं तो दोनों की वेलोसिटीज भी क्या होगी, सेम। तो इनिशियल मोमेंटम निकालें ज़रा, दोनों का क्या होगा, mv प्लस इसका कितना लिखूं मैं, -mv लिखूंगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इसके क्या है, ऑपोजिट है। क्या आंसर आ गया, कैंसिल, इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया 0। तो फाइनल क्या होगा, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। सो आपके पास फाइनल भी क्या आएगा 0, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया जी, डेल्टा आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 39 पे चलते हैं जी, सॉरी आपके पास 38 के बाद क्या है जी 39। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्टोन्स वेलोसिटी। यहां से एक स्टोन गिराया गया है, यहां से एक स्टोन जो है जी वो नीचे फेंका गया है, कहता है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसका टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा। पहली तो बात ये है कि बताएं जरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या चेंज होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है जी, इसका उसने क्या कहा हुआ जी, हाँ जी ठीक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जी, प्लीज बताइएगा, शाबाश। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या इसका टाइम के साथ चेंज होगा। यहां से मैंने ये बॉडी थ्रो की है, ये नीचे आ रही है, कौन सा कंपोनेंट इसका चेंज होता है नीचे आते हुए जी, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल तो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है, यानी वी एक्सिस केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर वी एक्स कांस्टेंट है तो ए एक्स क्या होगा 0। अगर ए एक्स 0 है तो स्लोप ग्राफ की क्या होगी 0। स्लोप ग्राफ की 0 होगी तो ग्राफ किस तरह का होगा, एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, यही ग्राफ नहीं था, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, एक्सेलेरेशन 0, चूंकि उसका कंपोनेंट इस वक्त क्या है, यूनिफॉर्म है। सो आंसर क्या आएगा आपका, अल्फा ऑप्शन आ जाएगी जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया जी आगे जी, टेनिस बॉल है जी, ये एक उसने रैकेट बनाया हुआ है, इधर इस तरह से जनाब ने लिया हुआ है एक जी
रैकेट है, ये इस तरह रैकेट लिया हुआ, ये बॉल है, ये मूव करती हुई जा रही है 20 मीटर की स्पीड से और वापस ये कितनी स्पीड से आती है जी 30 मीटर। कहता क्या निकालना क्या है आपने, मैग्नीट्यूड निकालनी है किसकी, चेंज इन मोमेंटम की। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम निकालनी है तो वो क्या आएगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कितना आएगा जी इसका, ये वेलोसिटी, मैस कितना दिया हुआ है इसका, मैस दिया हुआ उसने 100 ग्राम, यानी कितना बनता है ये 0.1 kg बनता है। तो मैं इसका मोमेंटम निकालूं तो क्या आएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई। अच्छा एम वी एफ करें तो एम कितना है जी 0.1, वी एफ कितनी दी हुई है उसकी 30, इसके साथ मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के क्या है ऑपोजिट है। माइनस एम कितना दिया हुआ है जी 0.1 मैस है और वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20, तो आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा -3 इंटू -2, आंसर कितना आ गया -5। यूनिट क्या होता है इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन क्या आ गई आपके पास, अल्फा। ज़बरदस्त टेक्निकल क्वेश्चन, सिर्फ क्या टेक्निकलिटी है, वेलोसिटीज़ में जो अपोजिट है उसके साथ क्या लगाना है, किस वाली के साथ नेगेटिव लगाते हैं, इनिशियल के बाद वाली के साथ, क्योंकि इनिशियल के रिस्पेक्ट से लगाया जाता है सारा कुछ आंसर। ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट एक्ट। 40 ऑप्शन, सीधी स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है जी, 40 ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 42, अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज रूल्ड पिवट एट दिस। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मीटर रॉड है जी, ये कहाँ पे 34 सेंटीमीटर पे इसको पिवट किया गया, सेंटर से नहीं किया, ऊपर को पिवट किया, ऊपर को किया तो एक फोर्स ऊपर को आएगी, किस जगह पे है ये 34 सेंटीमीटर पे। और एक मैस है यहाँ पे हैंग किया हुआ है जी, किस जगह पे किया हुआ है ये मैस हैंग, ये 64 ग्राम का मैस है और किस जगह पे है 4 सेंटीमीटर पे है ये। और इसका अपना वेट भी तो होगा ना कहीं, जो कि डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा, कहाँ होगा वो एग्जैक्टली, कहाँ होगा जी, वो होगा जी एग्जैक्टली 50 पे। ये इसका अपना मैस होगा मीटर रॉड का और ये कहाँ एक्ट करेगा 50 पे। ठीक है। व्हाट इज द मैस ऑफ मीटर रॉड इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बताएं, बैलेंस है ये, बैलेंस का मतलब भी इक्विलिब्रियम है, तो बताएं इसका मैस क्या। देख देते हैं जी इस पे टॉर्क कितने आ रहे हैं, ये पिवट पॉइंट है इसका, तो ये किधर को रोटेट करेगा इधर को, और ये इसका अपना मैस किधर को लेके जाएगा इधर को। अब चूंकि वो पिवट पॉइंट है उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं ना लगेगी, नेट फोर्स मतलब टॉर्क नहीं ना आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये ऊपर को रस्सी बांध दी है या नीचे इसके क्या कर दें वेज दे दें, ये एक ही बात है, पिवट कर दिया ना। इसके तो अबाउट उसने मूव करना है ऐसे कि आपके पास यहाँ से इसको किया हुआ है आपने, पिवट किया हुआ है, और ये या इधर जाएगा या क्या करेगा, या इधर जाएगा ये। ठीक है, तो दो टॉर्क है, दोनों का सम इक्वल कर लें। अच्छा यहाँ मैसेज हैं, तो मैंने कहा था अगर दोनों तरफ मैस हैं तो मैस ही रहने दें, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, आंसर किस में आ जाएगा, मैस में। तो इसका कितना टॉर्क आएगा जी 64, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके मोमेंट आर्म से। इसका मोमेंट आर्म कितना है जी, इसका मोमेंट आर्म ये है जी 34 है, ये 4 है, तो कितना बचेगा ये 30 जी। ये मैस कितना है जी m है, इसका मोमेंट आर्म कितना है जी, इसका मोमेंट आर्म ये है जी 50 है, और ये कहाँ पे 34, क्या आंसर आएगा 16। m निकालना है तो बच्चों m किसके इक्वल आ जाएगा 30, 64 ओवर 16, ये इससे कैंसिल हो गया 4, 120। अब मैस का यूनिट क्या था ग्राम, सो इसलिए यहाँ क्या आ गया ग्राम। आंसर क्या आ गया जी इसका 41 का, सॉरी 42 का आंसर क्या आ गया जी 42 था ये आंसर। आंसर क्या आ गया जी इसका 40। क्वेश्चन नंबर 43 जी, टू कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेम प्लेन में एक्ट करती हैं, और कंकरेंट ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेम पॉइंट पे एक्ट करती हैं, और कोलिनियर ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेम लाइन पे एक्ट करती हैं। ठीक है जी। विच अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस प्रोवाइड्स ओनली कपल, इनमें से कपल कौन सा बन रहा है। पहली ये है जी स्टेटमेंट, एक फोर्स ये लग रही है, एक ये लग रही है। दूसरी ऑप्शन ये है जी, एक फोर्स ये लग रही है, दूसरी फोर्स ये लग रही है। तीसरी ऑप्शन ये है जी, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है।
चौथी ऑप्शन ये है जी, एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही है, ये सेंटर इसका क्या है जी, पिवट। इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करें तो क्या होता है, कपल। क्या ये ऑपोजिट है, नो। ये दोनों क्या ऑपोजिट हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, नो। क्या ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये परपेंडिकुलर है, एक इधर है एक इधर है, नो। ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट हैं, और क्या है, इक्वल, दिस इज कपल। तो डी ऑप्शन जो जाके आंसर आपका कौन सा बनेगा, चार्ली बनेगा। ऑप्शन डायग्राम की ऑप्शन कौन सी है, डी, शाबाश। चलें जी नेक्स्ट देखें। बड़ा सिंपल ऐसे कंफ्यूज किया गया है डायग्राम बना के, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है जी। क्या है जी क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड फॉलोज अ कर्व पाथ, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, व्हाई डज द पाथ हैव दिस शेप। ये शेप है, कहता है इस शेप की रीजन बता दें क्या है। क्वेश्चन नंबर है जी 44। इस शेप की रीजन बतानी कैसी क्यों आ रही। पहला, स्टोन हैज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड जीरो वर्टिकल एक्सेलरेशन। क्या जीरो होता है वर्टिकल एक्सेलरेशन, नहीं। ऐसी सिचुएशन में प्रोजेक्टाइल की सूरत में वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। द स्टोन हैज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी। क्या वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नहीं, चेंज हो रही होती है, अभी पढ़ के हटे। द स्टोन हैज कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन फॉलो बाय अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन भी क्या है जी, कांस्टेंट है, कितना, a इज इक्वल टू जी, और डाउनवर्ड आते हुए भी इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g। द स्टोन हैज कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी फॉलो बाय कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी। नहीं जी, अपवर्ड वेलोसिटी कम हो रही होती है, डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ रही होती है, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सी बचती है, चार्ली। इस वजह से ये कर्व शेप है जी। तो अब आगे चलते हैं, हम करते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45 जी। ये एक आपके पास डायग्राम बिल्कुल ऊपर वाली डायग्राम की तरह की दी हुई है कि पी क्यू ओ पी, सॉरी ओ पी क्यू आर और एस। कहते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट क्यू। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली बात लिखता है कि उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, ax जीरो है। ये बात ठीक है जनाब, क्योंकि ax तो हर जगह जीरो होता है। सो यहाँ भी क्या होगा, वो जीरो होगा। सो ऑप्शन ए ही ठीक है। आप इसी को डायरेक्ट जवाब लगा दें, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स वेलोसिटी जीरो। क्या vx भी जीरो होता है, नहीं जी, यहाँ vx नहीं जीरो होता। यहाँ क्या ke भी जीरो होती है, नहीं जी, वो भी जीरो नहीं होती, ये भी जीरो नहीं होता, और मोमेंटम भी यहाँ पे जीरो नहीं होता। जबकि इसने क्या लिखा हुआ है, जीरो। ये हमने डिस्कस किया था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखें जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और एस हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। और एस जो है जी, ये कभी डी से छोटा नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सी आ गई, बीटा। क्वेश्चन नंबर 47 जी। A body is moving along a half circle. What is the ratio of distance and displacement if r is the radius? हाफ सर्कल के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रही है। ये हाफ सर्कल, यहाँ से बॉडी जाएगी यहाँ तक, A से B तक। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, S इज इक्वल टू पाई आर डिस्टेंस कवर करेगी, हाफ सर्कमफ्रेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्ट्रेट इनके बिटवीन क्या बन रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके इक्वल, डायामीटर। डायामीटर कितना होता है, 2r। रेशो क्या निकालनी है, S ओवर D की। S कितना है, पाई आर, और ये कितना है, 2r। r से कट गया तो पाई बाई 2 आपका क्या आ गया, आंसर कौन सा है जी, बीटा। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास है जी ऑप्शन, A 5 kg बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वैसे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो फॉलिंग बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही है ना। तो फॉलिंग बॉडी पे ये किसके इक्वल लग रही होती है, उसके वेट के इक्वल। तो इसका वेट निकालने कितना आएगा, g की वैल्यू, f किसके इक्वल आ जाएगा, mg के। 5 × 10 तो 50। तो अगर g 9.8 लेंगे तो नियर टू 50। सो आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आ गया जी आपके पास, चार्ली।
जी क्वेश्चन नंबर 49, इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड इन मीटर पर सेकंड इज। जी ये ग्राफ है और इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। ये ग्राफ आपकी बुक की एक एग्जांपल में दिया हुआ है उन्होंने। तो फर्स्ट 10 सेकंड की बात कर रहा है तो हम सिर्फ उतना ही ग्राफ ले लेते हैं। 0 है, ये 5 है और ये क्या है जी, ये 10 है। तो आपने इसका क्या निकालना है जी, एक्सेलरेशन। स्लोप निकाल लें जी इसकी। स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। और ये कैसे निकलेगी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये वी है, इस तरफ क्या है जी, टी है। तो आप देखें, ये सपोज ये मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, दिस इज़ T1 एंड दिस इज़ T2। भाई ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5। इन दोनों का, ये बिल्कुल सेंटर पे है, ये 0 है, ये सेंटर है, ये इधर है, तो इनका डिस्टेंस कितना आएगा, 5। आंसर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या आ गया आंसर, डेल्टा आंसर आ गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है, इन अबव क्वेश्चन द मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म फ्रॉम। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जब स्पीड क्या हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस ग्राफ में स्पीड कहाँ कांस्टेंट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कौन सा पॉइंट, 10 से 20 तक। तो आंसर क्या आ गया, डेल्टा आ गया जी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 51, एन एरो इज शूट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड। रेंज भी दे दी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी, जी भी दे दिया। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है। इन तीनों को रिलेट करने वाला फार्मूला कौन सा है जी, वी आई एक्स इंटू टी। तो वी आई एक्स हमने निकालना है, तो क्या आ गया, आर ओवर टी। आर कितना है जी आपके पास, रेंज कितनी दी हुई है 200, टी कितना दिया हुआ है 5। तो आंसर बच्चों आपके पास कितना आ गया, 40। 40 इज अ बीटा ऑप्शन, गुड, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट देखिए, कितने आसान क्वेश्चन है। बस फार्मूला रिवाइंड जेन में होना चाहिए आपके, तो वो आप याद रखिएगा, अदरवाइज आप फार्मूला तलाश करते करते अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया करेंगे, ठीक है जी। अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 विद हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसमें देखेंगे पता नहीं क्या किधर किधर पहुंच जाएंगे। देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 52, भाई उसने कहाँ पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी। यू नो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ VIX होती है, VY वहाँ 0 हो जाता है, कौन सी बचती है, सिर्फ VIX। VIX क्या लें या VFX क्या लें, दोनों सेम होती हैं। किसके इक्वल होती है ये इक्वल होती है VI cos थीटा की। यही आपने फाइंड करनी। तो देखिए सारा कुछ तो दिया हुआ है उसने, तो निकाल दें जी, VIX VI cos थीटा। VI कितनी दी हुई है जी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10, थीटा cos थीटा कितना दिया हुआ जी 60। तो 10 cos 60 कितना होता है बेटे 0.5। आंसर कितना आ गया 5। सो अल्फा ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 53, अ फैन रोटेट एट 10 रेडियन पर सेकंड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ये भी आप कैलकुलेट करना बैठ जाएंगे। भाई ओमेगा दी हुई है 10 रेडियन पर सेकंड, तो चेंज तो नहीं ना हो रही। उसने कहा रोटेट कर रहा है, चेंज तो नहीं हो रही। अभी पीछे क्वेश्चन में एक ने पढ़ा था कि ओमेगा अगर चेंज ना हो तो टॉर्क क्या होता है, 0। शाबाश। तो ऑप्शन क्या आ गई, बीटा। क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ वेलोसिटी डज नॉट टेल अस अबाउट द मोशन बिटवीन 2 पॉइंट। जी कौन सी वेलोसिटी नहीं बताती, एवरेज वेलोसिटी नहीं बताती जो हमें किसी चीज के बारे में, वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, बीटा। इंस्टेंटेनियस भी बता देती है, यूनिफॉर्म हो तो इंस्टेंटेनियस क्या होती है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 55, द पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल इज सर्कल, एलिप्स क्या होता है जी, शाबाश, पैराबोला होता है। क्या होता है जी, पैराबोलिक पाथ होता है, बीटा ऑप्शन। ये लिखा भी था हमने। क्वेश्चन नंबर 56, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रेफर्ड इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मस्ट एक्ट अपॉन 2 डिफरेंट बॉडीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटा। दोनों हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, ठीक है जी। 57, when a body is accelerated, its velocity always change, its speed always change, its direction always change, it falls toward the earth। जी क्या होगा,
इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों आ जाएंगी। अल्फा बड़ा देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यही तंग करेगा आपको। क्या आएगा जी 57 का आंसर क्या आएगा जी अल्फा। 58 इफ अ कार इज टू गेन मोमेंटम इट मस्ट हैव, अगर एक बॉडी को आप मोमेंटम देना चाहते हैं क्या होना चाहिए? लूज इनर्शिया, मूव रैपिडली, एक्सेलरेट, अप्लाइड फोर्स। फार्मूला पढ़ा है आपने, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो अगर आप मोमेंटम को उसको चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। शाबाश, क्या होगा? अप्लाइड फोर्स डेल्टा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करें आप उसके ऊपर। 59 जी, अ कार एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, व्हाट इज इट्स फाइनल स्पीड इफ इट्स इनिशियल स्पीड वाज 4 मीटर पर सेकेंड। छोटा सा न्यूमेरिकल, 9th में इस तरह के बड़े न्यूमेरिकल किए हैं आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन से है जी। क्या चीज निकालनी है आपने? एक्सेलरेट। व्हाट इज फाइनल स्पीड? वी एफ निकालनी है, वी आई दी हुई है, एस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। शाबाश। तो कौन सी चीज इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें हम इसके ऊपर? हम जनाब इसके ऊपर लगा देते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है जी 6, s कितना दिया हुआ है? 10, नहीं सॉरी s नहीं है, टाइम दिया हुआ है, आई एम सॉरी। यहाँ पे जी 59 है, तो आपके पास क्या चीज़ फाइंड करनी है आपने इसकी? व्हाट इज फाइनल स्पीड इफ इट्स इनिशियल स्पीड वाज कितनी है? 4। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये लगाएंगे। वी आई कितनी है जी इनिशियल स्पीड? 4, ए कितना है जी 6, टी कितना है जी 10, तो आंसर क्या आ गया? 64। तो ये क्या आंसर आ गया जी? 40 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, शाबाश। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है फ्री फॉलिंग बॉडी का 2 सेकेंड में। एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या है जी? फार्मूला टाइम दिया हुआ, टी इज इक्वल टू था हमारे पास √2h ओवर जी। ये आपके पास फार्मूला था। मैं इस फार्मूले को टाइम ऑफ फॉल का फार्मूला निकालना है तो मैं निकाल भी देता हूँ एक दफ़ा। वी आई 0 है जब ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। एस इज इक्वल टू एच के है, ए इज इक्वल टू किसके है? जी के, एंड वी हैव टू फाइंड टी। तो कौन सी इक्वेशन? यही वाली इक्वेशन लगेगी जी। टाइम का फार्मूला निकालना है, सेकंड इक्वेशन लगा लें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इससे निकाल लें। ये एच हो गया, ये 0 हो गया, ये 1/2 जी टी स्क्वेयर हो गया। तो टी निकालना है 2h ओवर जी का क्या आ गया? √, ये वाला फार्मूला। तो वी हैव फॉलिंग इन 2 सेकेंड है, तो आपने उसका क्या निकालना है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फार्मूला कौन सा है? वो ये वाला सिंपल, एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, शॉर्टकट फार्मूला जी। 1/2, ये 3 दफ़ा फार्मूला आ गया यहाँ। 10 इंटू टी स्क्वेयर कितना है जी? आपके पास 2 का स्क्वेयर आ जाएगा। ये 5 है, 4 है, तो 20 आ जाएगा मीटर। चूँकि जी मैंने 10 लिया है तो 29.8 लेंगे तो 20 से थोड़ा सा कम। सो आंसर कितना आ जाएगा जी? 19.6 मीटर। तो आंसर कौन सा है जी? ये बीटा ऑप्शन है। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी ये डिस्कशन ख़त्म होती है। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मौजूद हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर करूँगा। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।